हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि अभी अमित शाह जी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में थे और वहां उन्होंने अपना एक भाषण दिया और उस भाषण में उन्होंने जो बातें कही हैं वो वही बातें हैं जो हम हमेशा से सोचते रहे हैं। और इस टॉपिक पर हम कई बार इसी टॉपिक पर मैं कई वीडियो पहले भी बना चुका हूं और जहां मैंने हमेशा एक बात जरूर कही थी। मैंने ये कहा था कि देखिए, मार्च 2026 तक ये जो नक्सलिज्म है जो कि जंगल में है, यानी कि अभी जो जंगल के अंदर जो नक्सलिज्म है उसका सफाया किया जा रहा है और इसकी जो डेट थी वो 31 यानी कि मार्च 2026 थी। अब देखिए, अमित शाह ने जो संकेत दिए हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं और जो विचारधारा जो हम सोचते रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पर उन्होंने जो है बातें कही हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि देखिए, आने वाले समय में जो अर्बन नक्सलिज्म है, आप जानते होंगे कि नक्सलिज्म जो जो जंगल के अंदर है उसको अगर फॉर्डर देने का कार्य कोई करता है तो वो ये है कि जो अर्बन नक्सल्स हैं, ये जो अर्बन नक्सल्स हैं ये उनको बैक करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे उन्होंने भी बताया इसमें, तो उन्होंने ये बताया, देखिए जो अर्बन नक्सल्स हैं ये उनको एक बैक करते हैं। कैसे बैक करेंगे कि जैसे ही वो हमारे सैनिकों को मार देते थे, आप जानते होंगे कि जब भी उनका घात लगा करके वो वार करते थे और हमारे जो सैनिक हैं उनको जो है वो उनको शहीद करते थे। अब आप समझिए कि उसके बाद हमारे जो न्यूज़पेपर हैं उनमें क्या छपेगा कि देखिए ये नक्सल जो होते हैं ये इसलिए बनते हैं क्योंकि गरीब होते हैं, इनके लिए रोजगार नहीं होते, पिछड़े हुए इलाके होते हैं, इसीलिए वहां पर आप देखते हैं कि ये नक्सलिज्म जो है पैदा होता है गरीबी के कारण। यही बिल्कुल आपने देखा होगा कि भारत के अंदर जो टेररिज्म है उसको लेकर के भी से यही लाइन जो है हमारा जो ये जो प्रबुद्ध वर्ग है जो कि कांग्रेसी शासन काल में पला और बढ़ा हुआ है, इसकी जो जड़ है 1936 के बाद जमा हुई है। और ये जब 1936 से लेकर के अभी 2026 हो चुका है, 90 साल तक इस देश के अंदर जो है ये जो इन्होंने ना खाया है देश को, जैसे घुन होती है ना, घुन घुन लकड़ी में लग जाती है, वैसे ही ये देश के अंदर लगे हुए हैं। यानी कि जो भी देश के विरुद्ध में काम होने वाला है उसको लेकर के ये इनको बचाते हुए नजर आते हैं। अब सारा का सारा जो निकल करके आता है उनका जो लेक्चर है और जो भाषण है उससे ये निकल करके आता है कि देखिए 31 यानी कि मार्च 2026 के बाद में इन्हीं जो अर्बन नक्सल्स हैं अब इनके ऊपर प्रहार होने वाला है। और जो मैंने आपको बताया कि भाई जिस तरीका से बताया जाता था इनके जो कार्य थे, यानी कि हमारे जो सैनिक हैं उनको शहीद करने के जो कार्य, इस तरीका के जो ये जघन्य अपराध करते थे, इनको गरीबी और इस तरीका की जो विचारधारा से उड़ा करके उसको ढक दिया जाता था। और अमित शाह जी ने सीधा बोला है कि देखिए ये किसी तरीका की गरीबी नहीं है। अगर गरीबी ऐसी होती तो जो भी रेड कॉरिडोर के अंदर जितने भी एरिया आते हैं उनसे कहीं ज्यादा, यानी कि बताया कि हंड्रेड्स ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इससे भी ज्यादा गरीबी है, लेकिन वहां पर नक्सलिज्म नहीं है। अब देखिए, ये जो विचार है हम इस पर विचार करते रहे हैं। और देखिए, मैं अपना जो मेरा एजुकेशन रहा, मैंने यूपीएससी की तैयारी की और मैं जब दिल्ली में रहा तो वहां पर भी मैंने यही देखा कि ये जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर बैठे हुए जो अर्बन नक्सल्स हैं ये बिल्कुल यही बातें डिफेंड करते हैं। यानी कि ये भी वही पढ़ाते हैं एक तरीका से कि ये जो कर रहे हैं इनके जो कार्य हैं, यानी कि जो सैनिकों को जो शहीद कर रहे हैं, ये अपने आप में गलत क्यों नहीं है, क्योंकि ये उसको क्या ढाल देते थे कि देखिए गरीबी के कारण इन पर अत्याचार हुए हैं उसी के कारण। और यही सेम आपको दिखेगा टेररिज्म, यानी कि इसी को हमने एक नई तरीका की कॉइन दिया है, एक इसको अलग टर्म दी है, उसको हम कहते हैं व्हाइट कॉलर टेररिज्म। यानी कि ये भी जो है टेररिज्म को साफ करने के लिए हो या फिर नक्सलवाद को जो है इस तरीका का चौगा पहनाने के लिए ये गिरोह जो है लगभग 90 साल से भारत के अंदर 1936 से लेकर के अब तक। और आप जानते होंगे कि किस तरीका से जो कांग्रेसी शासन है उसके द्वारा इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। आप जानते होंगे कि जेएनयू हो, एएमयू हो, जामिया इस्लामिया हो, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भारत में हैं कि जो इस तरीका की जो विचारधारा है उसको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे या इनके कुकृत्य जो हैं उन पर पर्दा डालते हुए नजर आएंगे कि देखिए ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, ये जो सारे कार्य हैं ये करते हुए नजर आएंगे। देखिए, आज का जो विचार टॉपिक है वो यही है कि अब जो है जब ये जंगल के अंदर से जो नक्सलिज्म खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जितना भी ये जो अर्बन नक्सलिज्म है इसके ऊपर चोट की जाएगी। और इसी को लेकर के अच्छे खासे उन्होंने जो है तथ्य दिए हैं। देखिए, विकास की कमी मूल कारण नहीं है, बस्तर से भी कम ऐसे विकसित 100 से 100 जिले हैं जो नक्सल प्रभावित नहीं है लेकिन इससे पिछड़े हुए हैं। अगर इनसे पिछड़े हुए फिर नक्सल क्यों नहीं है, क्योंकि नक्सलिज्म एक विचारधारा है, ना कि ये गरीबी और इस तरीका का। देखिए, कानून व्यवस्था खराब होती है उसके कारण नक्सलिज्म नहीं आता, बल्कि नक्सलिज्म आता है जब कानून व्यवस्था को खराब करने के लिए, यानी कि कानून व्यवस्था को खराब करने की जो जिम्मेवारी है वो नक्सलिज्म के ऊपर है। आप समझिए इस बात को।
विचारधारा ही असली जड़ है। यानी कि अमित शाह जी ने सीधा बोला है कि देखिए गरीबी से इसका कोई मतलब नहीं है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो इस्लामिक टेररिज्म है उसको ढकने के लिए क्या बोलते हैं कि इन पर अत्याचार हुए हैं, इनको एजुकेशन नहीं मिली है, ये अला बिला इस तरीका से बोलते हैं। लेकिन असली कारण क्या है? असली कारण है आइडियोलॉजी, जिस पर कभी भी वो विचार नहीं करते। अब क्यों नहीं करते? क्योंकि ये इनके द्वारा पल्लवित और पोषित है, ये इनके बेनिफिशियरी है, इसीलिए। अब देखिए 10 वर्षों में नक्सलवाद का जो खात्मा है वो किया गया है, ऐसा उन्होंने बोला। उन्होंने बोला कि देखिए 2014 के बाद हम आए और 2024 के बीच में मजबूत इच्छा शक्ति के कारण जो है ये जो सशस्त्र नक्सलवाद था इसको समाप्त किया गया है। पशुपतिनाथ से लेकर के तिरुपति तक मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, रेड कॉरिडोर जो बना हुआ था उसमें किस तरीका की जो नक्सल गतिविधियां थी। और जिस तरीका से आप जानते हैं कि भारत को एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी बोला जाता था, इन नक्सलवादियों ने हमारे जो जंगल हैं उन्हीं को पूरी तरीका से बर्बाद करने का ठेका लिया हुआ था। और ये सारे के सारे कहां से चलते हैं? इनको फंडिंग होती है या तो अमेरिका से और ज्यादा से ज्यादा चाइना से। और वैसे देखा जाए तो रूस बेशक हमारा पार्टनर है, लेकिन रूस की भी जो इसके अंदर जो केबीजी है उसका भी इसमें हाथ आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मसला है विचारधारा का। आगे देखेंगे अर्बन नक्सल, शहरों में छुपा हुआ खतरा। यानी कि वो नक्सल, ये जो अर्बन नक्सल है ना, आप समझिए कि वैसे तो हमारे जो गृह मंत्रालय ने कार्य किया है वो सोच समझ के किया होगा, लेकिन मेरा जो कंसर्न है ना, एक बार जो जंगल वाले जो नक्सल्स थे ना उनसे ज्यादा कहीं खतरनाक है ये जो अर्बन नक्सल्स हैं। कारण क्या है? ये शहरों में बैठे हुए हैं, ये हमारे इंस्टीट्यूशंस में जा चुके हैं, ये कोचिंग माफिया के रूप में कोचिंग्स के अंदर हैं, और बच्चों के जो दिमाग है ना उसको उनकी संस्कृति के प्रति, उनकी अपनी आइडेंटिटी के प्रति घृणा पैदा करते हैं। यानी कि अगर मैं कहूं कि हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति के प्रति उनके मन में अपने ही प्रति, यानी कि अपने ही एग्जिस्टेंस के प्रति खतरा पैदा करते हैं। और जो लोग हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं उनके प्रति सहानुभूति पैदा करने का कार्य ये लोग करते हैं, जो अर्बन नक्सल्स हैं। ये बहुत खतरनाक है। और आज हमारे परिवार, हमारे बच्चे जो है उनके ब्रेन वॉश कर करके ये सारे के सारे लोग उनको एक तरीका से धिम्मी बनाई दे रहे हैं, या कहिए कि उनको ज़ॉम्बी बनाई दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा खतरा है और सरकार इस पर कार्य करेगी। मैंने देखो पीछे भी कितनी सारी वीडियोस पर बनाई है कि मार्च 2026 के बाद में इस पर कार्य होना शुरू होगा। और ये कार्य कितना चलने वाला है ये तो, क्योंकि ये इसका जो ज्यादा इनके बस की होता नहीं है, डरपोक लोग हैं, ये पीछे से बैक कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी पोल खुलनी शुरू होगी तो ये ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 वर्ष का कार्य होने वाला है। लगभग 2028 तक जो आप मानकर चलिए कि ये सारा का सारा जो अर्बन नक्सलिज्म है इसको निकाल कर बाहर फेंकेंगे। क्योंकि ये देखो ये डरपोक है, लेकिन इनकी जो रीच है ना वो अमेरिका तक है। आप सोचिए यूट्यूब पर बैठ करके, मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठ करके जो जहर बोते हैं ये लोग, आप समझिए इनसे निपटना बहुत बड़ा कार्य तो होगा, लेकिन सरकार जो है ना, जब दृढ़ इच्छा शक्ति होती है तो सारे कार्य हो जाते हैं। तो सरकार इनको लेकर का 28 तक, और मान के चलिए कि 2029 से लेकर के अब आगे जो चलेगा 2047 तक, यानी कि 2029 से लेकर के 2047 तक, अब 29 में 30 भी हो सकता है, एक साल आप ऐसा लेकर देख लेना कि 2029 से लेकर के 47 तक जो है जो इस्लामिक टेररिज्म है इसका जो साफ सफाया किया जाएगा। जैसे पीएफआई जैसी संस्था जो बनी हुई है कि जो इंस्टीट्यूशनलाइज टेररिज्म है भारत के अंदर उसको तोड़ने का कार्य, क्योंकि उसको बाद में रखा गया है, उसका कारण है कि ये चुनौती जो है ना वो बहुत बड़ी है भारत के समक्ष। तो और 2047 में विकसित भारत का जो सपना है, जैसे ही ये इस्लामिक जो आतंक है ये खत्म होगा, उसके साथ ही हमारा जो 2047 का विकसित भारत है वो निकल करके सामने आएगा। आइए देखते हैं पूरा का पूरा जो जितना भी बयान है, ऐसा बयान जो उन्होंने दिया है, एक ऐसा बयान जो अगले 50 साल तक ही हमारी जिंदगी पर जो असर डालेगा, ये वही बयान है जो अमित शाह जी ने दिया है। क्या बोला है? अभी तक जितना भी एक बनी बनाई परंपरा और अवधारणा चली आ रही थी कि नक्सलवाद हो या टेररिज्म हो गरीबी से निकलता है, इस पर ही चोट की। और ये अपने आप में प्रत्याशित और ऐतिहासिक है, याद रखना इस बात को, क्योंकि हमारी सारी की सारी किताबें, जिस तरीका के न्यूज़पेपर हैं, जो जिस तरीका का मार्केट में आप देखते होंगे, पूरी तरीका से कम्युनिज्म के हाथ में दिया हुआ है। चाहे तो वो हमारा मीडिया सेक्टर हो, चाहे तो वो मूवी यानी कि जो बॉलीवुड हो, इस तरीका का जो अभी तो आप देखे होंगे कि मलयालम जाकर के उनकी मूवी देखिए किस तरीका का जो है ब्रेन वॉश उसमें करा जाता है। उसी तरीका से आप देखेंगे कि जो न्यूज़पेपर हो या मीडिया हाउस के अंदर जो है ये बैठे हुए जो नक्सलवादी हैं, इनसे जो है सरकार जो है अगर ऐसा बात बोलते हैं, हमारे गृह मंत्री ऐसा बात बोलते हैं, तो ये अपना आप में ऐतिहासिक होता है। आइए देखते हैं, अगर गरीबी ही मूल कारण होती तो जो उन्होंने शुरू में बताया कि 100 से ज्यादा ऐसे जिले भारत के अंदर हैं जो कि बस्तर से भी ज्यादा गरीब हैं, तो फिर उनके अंदर भी नक्सलवाद
नक्सलवाद होना चाहिए था। तो उन्होंने बताया कि देखिए एक बात से सिद्ध हो जाती है कि नक्सलवाद जो है वो गरीबी नहीं बल्कि एक विचारधारा है, और इस विचारधारा को जो है तोड़ा जाएगा कैसे, जैसे उसको सिखाया गया है। तो विचारधारा जो होती है उनको कैसे खत्म किया जाता है, उसका सबसे अच्छा मॉडल आपको देखने के लिए मिलेगा जर्मनी के अंदर। जर्मनी में नाजीवाद को किस तरीके से खत्म किया गया, सेम वही मॉडल आपको देखने के लिए मिलेगा। और देखा होगा अपने चाइना के अंदर, चाइना के अंदर किस तरीका से टेररिज्म को जो है खत्म किया गया, वही मॉडल हमको अपनाना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बताया 2029-30 से जो है ये शुरू होगा भारत के अंदर, और 2047 तक। क्यों? क्योंकि इनका जो अपना बेस है ना वो भी तो बहुत ज्यादा है ना, इसलिए जितने भी भारत के अंदर आतंक, मैंने अलग से एक वीडियो बनाई थी, आप उसका कमेंट करना तो मैं आपको उससे प्रोवाइड भी करा दूंगा कि भारत के अंदर जो पूरा जाल है ये टेररिज्म इंस्टीट्यूशनलाइज जो हो चुका है, इसका पूरा का पूरा जो जाल है ये अपने आप में बहुत खतरनाक है, और इसको देखते हुए ही ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं तो इससे क्या हो गया। तो ये जो बनी हुई धारणा थी कि विकास की कमी, ये फैक्ट है, याद रखना। अगर आप जाओगे और इंटरनल सिक्योरिटी और इस तरीके के जो विषय डिफेंस के आप पढ़ोगे तो वहां पर वो बड़े बड़े विचारक जो खासकर कम्युनिस्ट हैं वो ये कहते हुए नजर आएंगे कि देखिए लैक ऑफ डेवलपमेंट ऐसा होता है, सुविधाएं पहुंचती नहीं है, ये और इला बिला जो है इस तरीका की बातें करते हैं। फेलियर ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, और दूसरा कहा जाता है कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है इसलिए वहां पे ऐसा हो रहा है, उनकी मजदूरी नहीं देते इसलिए जो नक्सल है वो उनकी मजदूरी दिलाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। यानी कि पूरा का पूरा जो जिम्मा है इनके जो कोचिंग माफिया है जो दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं, पूरे भारत के अंदर जो है उन्होंने लिया हुआ है कि इनकी छवि हम चमकाएंगे। आगे देखना, अगर पुराना सच गलत है तो फिर असली सच क्या है? असली सच वही है जो मैंने अभी आपको बताया, जो अमित शाह जी ने बोला है कि असली सच ये है कि एक विचारधारा है, ये आइडियोलॉजी है। और ये वही बात है जैसे कि बस्तर से ज्यादा जो गरीब जिले हैं 100 से ज्यादा वो भारत के अंदर है, लेकिन वहां पर किसी भी तरीके की कोई हिंसा नहीं होती। आइए, विकास की कमी नक्सलवाद का मूल कारण नहीं है। और अगर ये लाइन हमारे डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं तो आप समझ जाइए, होम मिनिस्टर बोलते हैं तो आप समझ जाइए कि कितना बड़ा स्टेटमेंट है ये अपने आप में। यह कानून और व्यवस्था की विफलता थी, यानी कि मानते हैं कि देखिए पहले तो इनके द्वारा कानून को विफल किया गया। क्यों किया गया, ऐसा क्यों हुआ होगा, आप सोचिए थोड़ा सा। मैंने जैसा कि बताया 1936 में भारत में ये जो कम्युनिस्ट हैं इनका जो है इनका जो एक तरीका से फुटप्रिंट्स जमा होते हैं, और 1936 से लेकर के आप सोचिए कि 2026 चल रहा है, लगभग 90 साल तक इसको जो सरकारें रही हैं भारत के अंदर, या तो वो मिलीजुली सरकारें रही हो या फिर अधिकांश समय तो कांग्रेस ने राज किया है। आप समझिए कि उन्होंने इसको क्या किया है, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, यानी कि इसका एक तरीका से संस्थाकरण किया है, इसको लीगल फ्रेमवर्क दिया है। जबकि होना क्या चाहिए था, होना यह चाहिए था कि इस विचारधारा की कमर तोड़ देनी चाहिए थी जो देश का टुकड़ा करना चाहती है। आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी इनका एक ही उद्देश्य है, भारत को 565 रियासतों में बांट देना है और हिंदू संस्कृति जो है उसको खत्म करना है। यही है मेन आइडियोलॉजी कम्युनिज्म की भारत के अंदर। या फिर जो क्रिश्चियनिटी है उसकी भी सेम यही आइडियोलॉजी आप जानते होंगे, और जो इस्लामिज्म है उसकी भी सेम यही आइडियोलॉजी है कि भारत को जो है खत्म करना है, भारत को बांट देना है और उतने हो सके उतने पाकिस्तान और बांग्लादेश यहां से बना देने हैं। यह है मेन आइडियोलॉजी इनकी। आगे देखेंगे बिहार और यूपी के जो जिले हैं, आपने देखा होगा कि विचारधारा के आने से पहले बस्तर और मुख्यधारा के कई जिले जो है ज्यादा सुरक्षित थे, लेकिन जैसे ही ये नक्सलवाद आता है वहां असुरक्षा बढ़ जाती है। हिंसा टूटे हुए सिस्टम का लक्षण नहीं थी, बल्कि सिस्टम को तोड़ने के लिए ही इस तरीका की जो हिंसा है उसको अंजाम दिया गया। मैंने जैसा आपको बताया है शुरू में, एक आयातित विचारधारा है, इसको आइडियोलॉजी को जो है इंपोर्टेड किया गया। कहां से किया गया इसको? पहले ये आप जानते होंगे कि माओ से तुंग के द्वारा 1949 में किस तरीका से उनका जो सिविल वार होता है, और आप जानते होंगे कि ये विचारधारा जो होती है जो एक किताब के द्वारा चलती हैं, चाहे तो वो इस्लामिज्म हो या फिर क्रिश्चियनिटी हो या फिर कम्युनिज्म हो, तीनों की अपनी एक एक किताबें हैं। और ये जो एक एक किताब वाले जो मजहब हैं इनका एक ही कार्य होता क्या कि पूरी दुनिया पे हम राज करेंगे, यानी कि वो सिकंदर वाली जो आइडियोलॉजी है ना कि पूरी दुनिया को अपनी विचारधारा के नीचे लेकर के आएंगे। और इसको फंड करना जो शुरू करता है वो चीन की सरकार शुरू करती है। और आप देखोगे कि नेपाल के पशुपति से लेकर के ये आप बिहार, उत्तराखंड और आप देखो उड़ीसा के अंदर तिरुपति के अंदर, यानी कि आगे नीचे तक आएगा तमिलनाडु तक, यानी कि एक रेड कॉरिडोर जो है इसका निर्माण हो जाता है। आप सोचिए, इसे बोलते थे पशुपतिनाथ से लेकर के तिरुपति तक। गेम प्लान क्या था? भारत के भीतर एक अलग अलग राज्य बनाना, वही 565 रियासतों में अलग अलग बांट देना, और जितना हो सके उनमें से जितने पाकिस्तान और बांग्लादेश बन सके उतना बेहतर है। यही आइडियोलॉजी 1936 से लेकर के 2026 अभी चल रहा है, तब तक ये रही है। अच्छा, इनको जो है पार्टी के रूप में भी देखते हैं आप, CPIM, CPI, इस तरीका की फॉर्म में। बंदूक बनाम संविधान, जैसा हमने बताया भारतीय भावना, लोकतंत्र, संवाद और संविधान के माध्यम से जो है वो
समाधान की बात आती है भारत की जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर, और हमारा संविधान भी ये कहता है। लेकिन माओवाद आप जानते होंगे उनमें तो एक ही चलता है कि जो सत्ता है और जो ताकत है वो बंदूक की नली से निकलती है। यानी कि अगर आपके पास बंदूक है तो अब आप सबसे शक्तिशाली है, सीधी सी यही है। यानी कि हाशिया हथौड़ा आपने देखा होगा उसके सिंबल होते हैं, और आप रेड कलर जो है वो ब्लड का जो है सिंबल है। तो आप सोचिए कि जो इतनी खतरनाक, और ये एक की नहीं है, बेशक आप देखते होंगे कि जो क्रिश्चियनिटी है वो आज उस फॉर्म में नहीं है जो पहले थी, लेकिन फिर भी जो है आज भी वही जो मानसिकता घर करे हुए है कि पूरी दुनिया को जो है क्रिश्चियन बनाना है। यानी कि पूरी दुनिया जब क्रिश्चियन हो जाएगी तभी आएगा एक डी डे, यानी कि अंतिम दिन। यह आदिवासियों की लड़ाई नहीं थी, यह भारतीय राज्यों के खिलाफ एक युद्ध था। इकोसिस्टम बौद्धिक ढाल, जैसे मैंने शुरू में बताया, आज भी आप देखोगे कि भारत के जो जेएनयू हो, एएमयू हो, या फिर जामिया इस्लामिया और ऐसे बहुत सारे और जो संगठन हैं, आज भी इनके जो कुकृत्य हैं उनको इंटेलेक्चुअल शील्ड जो है लगातार दी जाती है। और क्या कहा जाता है कि देखिए तो गरीबी के कारण हुए हैं, देखिए इन पर तो अत्याचार हुए हैं, देखिए इनको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिला। असली कारण नहीं बताते कि ये नहीं है, असली कारण है आइडियोलॉजी, यानी कि विचारधारा। और विचारधारा मैंने आपको भी बता दी है सारी। 1971 में एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाया गया जिसको आप जेएनयू के नाम से जानते हैं, और यही वो मैं जो आपको बताया कि जब आप पार्टी को मान्यता देते हो, जब आप इस तरीका के इंस्टीट्यूशन बनाते हो, और जब आप एएमयू से जैसे जो इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने भारत के विभाजन में कहिए कि एक आर्सेनल का कार्य किया, उनको जिंदा रखते हो, तो आप फिर क्या कर रहे हो? आप बिल्कुल इनको जो है उनका एक वैधानिकरण आप उनका कर रहे हैं। वह होना क्या चाहिए था, वो जो भी ऐसे तत्व जो भारत के विभाजन में शामिल थे उनको ढूंढ ढूंढ कर नष्ट किया जाना चाहिए था। लेकिन आप जानते होंगे कि जब हम समाजवाद और साम्यवाद की बात करते हैं तो वहां पर राष्ट्रवाद का लोप हो जाता है। और आप ये भी जानते होंगे कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस के रूप में भारत में एक तरीका से समाजवादी कहिए कि एक साम्यवादी सरकार ही रही है। यानी कि साम्यवादी सरकार जो होती है वो नेशनलिज्म को और जो हमारी संस्कृति और जो प्राइड होता है उसको बिल्कुल भी जो है सहन नहीं कर पाती। और आज भी आप देखते होंगे कांग्रेस का जो चरित्र है वो यही आपको दिखाई पड़ेगा कि अपनी जब भी संस्कृति की बात होगी तो वो जो है उसको लेकर के मुखर देखेंगे कि ना तो राम मंदिर जाएंगे और ना ही जहां पर सनातन की जो भावना है उनको पल्लवित पोषित होने का मौका मिलेगा। वहां आपको ये लेफ्ट लीनिंग पार्टीज या कहिए कि लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट पार्टी अब हो चुकी है, ये आपको खड़ी हुई दिखेंगी नहीं। और यही जो मैंने आपको बताया सारा का सारा मसला है विचारधारा का। सरकार, जैसा कि आपको मैंने बताया है कि भाई इनको जो है इंस्टीट्यूशनलाइज जो है वो सरकारों के द्वारा किया गया, उनको एक तरीका से जो है मोहर लगा दी गई कि नहीं इनको भी एक वैधानिकता है इनकी भी। नक्सलवाद को उन्हीं सरकारों ने खाद पानी दिया जिन सरकारों को खत्म करने का ठेका इन नक्सलियों ने लिया हुआ था। तो आप सोचिए कि किस तरीका की साझेदारी थी कि आप हमको बाहर से क्या करो, सपोर्ट करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, और बीच में कौन मर रहा है? सेना के जवान मर रहे हैं और आम लोग मर रहे हैं। लेकिन ये दोनों ही एक एलाइट क्लब बना करके मौज मस्ती उड़ा रहे हैं। तो अब नहीं चलेगा ना वो सारा कुछ। दिखावे के लिए ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाते हैं, लेकिन सलाहकार समिति के अंदर आप जानते होंगे इन माओवादियों को जो है जगह देते हैं और इनको जो है अलग अलग तरीका से, जैसे कि आप जानते हैं, प्रोग्रेसिव राइटर क्लब बना देते हैं। ये विचारधारा वही है। ये विचारधारा आप जिसमें देखते हैं ना कि आज बॉलीवुड के अंदर वो सलीम और जावेद अख्तर और इस तरीका के नसीर जैसे जो लोग हैं, ये इसी विचारधारा के पल्लवित और पोषित लोग हैं। ये भी ध्यान रखना है। आगे देखना, एक हाथ से सरकार ऑपरेशन चला रही है और दूसरे हाथ से उन लोगों को संरक्षण दे रही है जो नक्सलियों को फंडिंग और कानूनी मदद पहुंचाते थे। और ये पिछली सरकारों ने यही सारे कार्य किए हैं। समझ गए? दिखावे के लिए सब होता था ताकि पब्लिक खड़ी ना हो जाए कि हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, सरकार क्या कर रही है। तो दिखाने के लिए करते रहिए आप। भारत की अर्थव्यवस्था है कृषि पर निर्भर है, इसीलिए जो है कृषि की रीढ़ तोड़ने का जो कार्य है ये इन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ था। और गेम प्लान क्या है आप समझिए कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और कृषि को चरमरा दीजिए तो राष्ट्र अपने आप ही चरमरा जाएगा। और जब राष्ट्र कमजोर हो जाएगा तो डायरेक्ट अटैक करना है फिर उस पर। किसानों और मजदूरों के बीच झगड़ा करवाना ताकि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो ढह जाए। आप देखना इसको। निर्णायक कार्रवाई का दशक, यानी कि लगभग 10 वर्षों तक जो है राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है तो देखिए क्या होता है। 2008 के आसपास देखना, ये जो रेड दिख रहा है ये सारे के सारे वो जिले हैं जहां पर आप कह सकते हो कि डायरेक्ट इन्फ्लुएंस था किसका, नक्सलिज्म का। लेकिन 2024 के अंदर आप देखिए, आप 2024 के अंदर देखेंगे तो छोटे-छोटे ये पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, ये छोटे-छोटे पॉइंट ये आपको दिखेंगे। हाँ, लेकिन अर्बन नक्सल जो है जो बहुत खतरनाक है हमारी संस्कृति के लिए, आप इसी को आप कहते भी हैं लोग कि ये अब जो मार्क्सिज्म है वो कल्चरल मार्क्सिज्म आ गया है। यानी कि उन्होंने अपनी रूप को बदल लिया है कि अब जो है वो तो नहीं चलेगा कि मजदूरों से हड़ताल कराओ, मजदूरों से कत्लेआम कराओ, लेकिन अब क्या चलेगा, अब बच्चे जो हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं उन्हीं का ब्रेन वॉश कर दो। यानी कि उन्हीं के माँ बापों के प्रति, उनकी संस्कृति के प्रति,
उनकी अपनी जो है एग्जिस्टेंस के प्रति उनको भड़काओ, ताकि वो अपने अस्तित्व से ही घृणा करने लगे। और आप देख रहे होंगे कि जिस तरीका के मूवमेंट चलते हैं कि आई असेम्ड हिंदू, यानी कि मुझे हिंदू होने पर शर्म आती है क्योंकि ये कर्ज हो गया, लेकिन कभी आपने नहीं देखा होगा कि आई असेम्ड ऑन क्रिश्चियन या आई असेम्ड ऑन इस्लाम, नहीं देखेंगे, समझ रहे ना आप। तो ये एजेंडा का हिस्सा है। तो हमारे ही जो बच्चे हैं वो उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है जो इस तरीका के, और जो बड़े लोग ऐसा कर रहे हैं उनका मतलब है कि वो इसके बेनिफिशियरी हैं। देखना, जंगलों में बंदूकें शांत है, लेकिन विचारधारा शहरों में जो है वो पीछे हट गई है। विश्वविद्यालय, मीडिया, एनजीओ, जो मैंने आपको सारा बताया है, यहां पर ये जो अर्बन नक्सल सभी छुपे हुए हैं, इनको इनके बिलों में जो है पानी डालने की जरूरत है। जब इनके बिलों में पानी डाला जाएगा तो ये बाहर आएंगे, और जैसे ही इनको बाहर आए तभी इनकी जो हंटिंग करनी होगी। यही है एकमात्र इनसे निपटने का तरीका, यानी कि इनकी भाषा में ही। इनकी भाषा क्या है, जो उन्होंने बोला है कि पावर फ्लो द बैरल ऑफ गन, यानी कि पावर जो है वो गन की जो नली है उससे बहती है। तो इनको इनकी भाषा में ही समझाना पड़ेगा, यही है इनका एकमात्र उपाय। आंदोलन पैसे और कानूनी कवच के बिना जीवित नहीं रह सकता, और अंतिम लड़ाई इनके आर्थिक नसों को काटने की है। और सरकार ने इसमें बहुत अच्छे कार्य किए हैं। आप जानते होंगे एफसीआरए का जो एक्ट है उसको, और एनजीओ की जो फंडिंग जो है उसको लेकर के सरकार बहुत सतर्क है। और अगर आप देखते होंगे कि मोर देन 50,000 का अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको जो है लीगल नोटिस आ सकता है, और उसकी सूचना आपको देनी पड़ेगी, ये फंडिंग आपने क्यों की है, ये सारा। तो इसका मतलब है कि इस समय जिस तरीका से डिजिटलीकरण हुआ है, उससे आप देखे होंगे कि हमारे जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं उनका सरकार की एजेंसियां लगातार पीछा करती हैं, और जब तक वो उसको पूरी तरीका से ना देख लेती हो तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ती। जमीनी लड़ाई सेना ने जीत ली है, वैचारिक लड़ाई आपको जीतनी होगी। और ये मैं कह रहा हूं आप सभी से, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए आप देखो ये पब्लिक स्फेयर में वीडियो जाती हैं, तो ऐसे भी लोग होंगे जो मेरी विचारों से बिल्कुल सहमत नहीं है, और ऐसे भी लोग होंगे जो बिल्कुल मेरे विचारों से सहमत हैं। तो आप जो लोग जो मेरे विचारों से सहमत हैं उनके लिए मैं आपको बताता हूं कि देखिए, जमीनी लड़ाई तो हमारी सेना कार्य कर रही है, हमारे धर्म के जो लोग हैं वो आज जमीन पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई सिर्फ इतनी नहीं है, याद रखना इस बात को। लड़ाई वैचारिक भी है, और जो मैंने शुरू में आपको बताया है कि हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर ऐसे ये जो लोग हैं जो घुस चुके हैं, कि जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं इन पीढ़ी का। तो मैं आपसे एक जरूर कहूंगा कि ये जो वीडियो है, ऐसी वीडियो की जो रीच है उसको यूट्यूब भी जो है बहुत ज्यादा बैन कर देती है, शैडो बैन लगा देती है। तो आपका एक ही कार्य है कि वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, और हो सकता हो तो अपने अपने ग्रुप में इसको जो है साझा कर देना, ताकि ये वीडियो जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। मैंने अपना कार्य किया है कि हम लोगों को जगा सकते हैं, तो वो सारा कार्य जो है हमने कर दिया है। बाकी आप अगर जहां पे भी खड़े हैं, आपके जो है कोई भी ग्रुप बने हुए हैं, वहां पर शेयर कीजिए ताकि इंफॉर्मेशन ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और मेरा भी यही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे अवेयर हों। फ्रेंड्स, आपने वीडियो यहां तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करना, और आपके पास और भी डेटा हो तो आप कमेंट में जरूर बता देना। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएंगे तो मैं उस पर उन सारे डेटाज को और आपके आइडियाज को जो है शामिल करूंगा। आपने वीडियो देखी।